जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपका स्टार्ट होने वाला है फुल फाउंडेशन बैच, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आज से चैप्टर बाय चैप्टर बारी बारी से लगभग जितने भी चैप्टर्स आएंगे बायोलॉजी से संबंधित, ठीक है, सबको कंप्लीट रूप से डील करते चलेंगे, ठीक है। और अभी जो तत्काल जो अभी एग्जाम्स जो है, बहुत सारे एग्जाम्स जो कि अभी होने वाला है, आपका 71वीं बीपीएससी होने वाला है लगभग, वो समझ लीजिए कि लास्ट अगस्त में या तो शुरुआती सितंबर में होने का चांस है। उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल का भी आ गया है, एसएससी सीएचएसएल का भी आया हुआ है, और उसके बाद बिहार एसएससी जो है उसका भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी बिहार पुलिस का भी एग्जाम्स है, उसका यूपी पुलिस भी आने वाला है। उसके बाद आपका रेलवे में यदि चलते हैं तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम बचा हुआ है, अभी एएलपी का एग्जाम बचा हुआ है। देखिए अभी जितना भी एग्जाम्स है, ठीक ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तुलना में, ठीक ना, बायोलॉजी में लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न, लगभग समझ लीजिए कि आपको 50% बायोलॉजी पूछा जा रहा है और उधर 50% फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। इसलिए थोड़ा एक तरह से देखिए, बायोलॉजी यदि आपको कंप्लीट रूप से कवर अप करना है ना, तो आप बस यही सोचिए कि हम अपने बॉडी के बारे में या जो हमारे आसपास में दिख रहा है पेड़ पौधा उसके बारे में जानना। ये कभी मत सोच करके क्लास कीजिए कि हमको एग्ज़ाम को देखते हुए करना है, ठीक है। इसी में आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। ऐसा बात नहीं होगी हम जो क्लास एक तरह जो भी बताएंगे एक तरह से क्या हो रहा है कि सिर्फ पूरा डीप जा रहे हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले जो भी क्लास होगा, जैसे स्टार्टिंग हम पाचन तंत्र चैप्टर हम खत्म करते हैं बाय द वे, ठीक है, वो खत्म करने के बाद जितना भी आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है बायोलॉजी से संबंधित पीवाईक्यू वो भी करवाएंगे, रेलवे का पीवाईक्यू होगा वो भी करवाएंगे, एसएससी में जो पूछा गया है मतलब कि उस चैप्टर से पाचन तंत्र से पूछा गया जितना भी है सबका पीवाईक्यू कराएंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कि कितना प्रश्न होता है जो कि उससे डील हो जाता है। लगभग देखिए आपका 95% लगभग जो प्रश्न होगा इसे जो क्लास आप कीजिएगा उसी से डील हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम्स का हो, चाहे बीपीएससी हो जाए, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे रेलवे हो जाए, कोई भी एग्जाम्स हो, लगभग सबका बाय चैप्टर करते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको ये भी आपको पता चलेगा कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपका एक तरह से एग्जाम्स में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या एग्जाम से आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, या झूठ का हम डीप जा रहे हैं और उससे कोई फायदा नहीं है। अब बायोलॉजी एक तरह समझ लीजिए बहुत डीप चीज़ है। अगर हम सिर्फ अगर पाचन तंत्र पढ़ाते हैं तो समझ लीजिए उसी में लग जाएगा 3-4 महीना, उतना भी नहीं जाना है। मतलब ये कोशिश करना है कि हम लोग को एग्जाम भी कवर करना है और उस पॉइंट को समझना भी है, और इतना भी ऊपर से नहीं चले जाना है कि एग्जाम कुछ यदि थोड़ा भी डीप पूछ दे रहा है तो हम नहीं बता पाए। हाँ, जाएंगे डीप, उतना डीप जाएंगे जितना कि लगभग क्या हो जाए कि एग्जाम्स में भी दिक्कत ना आए, हम लोग को समझ में भी आए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। मेरा मुख्य कोशिश यह रहेगा कि हम समझाएँ, समय जो लगे, ठीक है, समय दीजिए, ठीक है। अगर आप समय देते हैं इस क्लास में एक तरह से तो आपको हम लगभग हर थ्योरी को कंप्लीट रूप से करते चले जाएंगे। चलिए हम स्टार्टिंग जो आज करते हैं एक तरह समझिए ध्यान से, नॉर्मली यदि समझने का कोशिश कीजिएगा तो देखिए यदि विज्ञान, यदि सिर्फ विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए विज्ञान हम उसको कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, बोलने के बाद क्या हो रहा है, हमारा लिरिक्स यहाँ से आवाज़ निकल रहा है, होठ मेरा क्या रहा है उसको शब्द में बदल रहा है, शब्द में बदलने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे मोबाइल में जो माइक जो है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड हो जाएगा, वीडियोज़ बन जाएगा, उसके बाद हम अपने चैनल पे डाल देंगे, वहाँ आप चैनल पे आकर के देखिएगा और उससे जो आवाज़ निकलेगी आपका कान सुनेगा, कान से उसको क्या करेगा, आपका ब्रेन आपका एक तरह से उसको एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये सॉलिड ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये सब चीज़ के बारे में भी यदि जानना चाहिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर जानने का आपका जो कोशिश है, जिज्ञासा है, वही विज्ञान है। चाहे कोई भी चीज़, जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, यहाँ लिखा जा रहा है, दीवार पे क्यों नहीं लिखा जा रहा है? यदि दीवार पे ही काम हो जाता तो हमको बोर्ड देने का क्या ज़रूरत था? और कोई भी चीज़ लेकर प्रश्न कीजिए, ठीक है। और बात जैसे देखिए कि हम लोग क्या है, हम लोग एक बच्चे थे, बच्चे से हम लोग का वृद्धि हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये पेन है, इसे बस ऐसे ही रह जाएगा, 100 साल में भी मतलब एक तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के आप क्यों लगाते हैं तो उसको आप विज्ञान कहते हैं। वहीं अगर कोई भौतिक गतिविधि, जैसे कि पंखा घूम रहा है, कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये सब चीज़ के बारे में यदि जानना चाहते हैं उसको भौतिक विज्ञान कहेंगे। और रासायनिक गतिविधि के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि दूध से दही का निर्माण हो गया, किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जानना चाहेंगे तब रासायनिक विज्ञान के बारे में रासायनिक विज्ञान में उसका अध्ययन करेंगे। हाँ, अगर किसी भी जंतु के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वह जंतु क्या कर रहा है, वो प्रजनन क्यों कर रहा है, वह जंतु वृद्धि क्यों कर रहा है, वह जंतु श्वसन क्यों कर रहा है, ठीक ना, उसके बारे में यदि जानना चाहते हैं, किसी जीव जंतु के बारे में जानना चाहते हैं, या पौधा जो होता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण क्यों करता है, पौधा उतना लंबा क्यों होता है, ठीक है, या पौधा हरा क्यों होता है, पौधा का जो फल जो होता है अलग अलग प्रकार का क्यों होता है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के जो जंतु है उसके बारे में यदि आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, विशेष रूप से जानना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम जीव विज्ञान कहेंगे, ठीक है। चलिए
अब हम इसको देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए, क्या है बायोलॉजी। जो क्लास जो चलेगा आपका क्या चलेगा, आपका बायोलॉजी चलेगा। चलिए बारी बारी से समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे बस। बायोलॉजी मतलब क्या हो गया आपका जीव विज्ञान। देखिए हमारा कोशिश यह रहेगा कि हिंदी टू इंग्लिश दोनों को कवर करेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे या तो सिर्फ हिंदी लिखेंगे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करने का, ठीक है। चलिए देखते हैं बायोलॉजी। देखिए जो बायोलॉजी जो वर्ड जो ये बायोलॉजी जो वर्ड है, ये वर्ड कौन दिया, ये शब्द कौन दिया, ये टर्म कौन दिया कि ये बायोलॉजी जो हम लिखे हैं, ये बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे हम लोग का भी क्या आता है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, बहुत प्रकार का भाषा होता है, ठीक है, उसी में से जो ग्रीक जो होता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द कौन है, यह बायोलॉजी। ये कौन एक तरह से बायोलॉजी टर्म पहला शब्द कौन रखा था, लैमार्क साहब ने। किसने, लैमार्क ने, लैमार्क साहब ने, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लैमार्क साहब ने दिया था। तो ये बायोलॉजी का मतलब क्या चीज़ होता है, ठीक है, समझाने का तो हम समझा दिए, समझते हैं। तो बायोलॉजी जो होता है, समझिए ध्यान से, बायोलॉजी दो वर्ग में टूटा हुआ है, ठीक ना। एक होता है, इसका मतलब होता है बायोस होता है, एक क्या होता है, बायोस होता है, और लॉजी इसका मतलब क्या होता है, लोगोस होता है, ठीक है। ये जो बायोस, बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। बायोस का मतलब क्या होता है आपका, लिविंग होता है। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी होता है, क्या होता है, टू स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना होता है, ठीक है। इसका मतलब लिविंग मतलब क्या हो जाता है आपका, जीव हो जाता है। टू स्टडी मतलब क्या होता है आपका, अध्ययन करना होता है। अब नॉर्मली सब वही बात आ गया ना, जीवों के बारे में अध्ययन। जीव है कोई, उसके बारे में हम जानने का जिज्ञासा करते हैं या उसके बारे में कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, हम जीव विज्ञान कहेंगे। और पहले अब हम ये भी जानने का कोशिश करते हैं कि जीव हम किसको कहेंगे, भाई क्यों हम किसी को जीव कह देंगे। हाँ देखिए जीव का क्या क्या लक्षण है, जीव में क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए, जीव के अंदर कोशिका होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट क्या होना चाहिए, जीव में कोशिका होना चाहिए। जिसमें कोशिका है वह जीव है, जिसमें कोशिका वह जीव नहीं है, ठीक है। अब कैसे है ये कोशिका है, अब समझिएगा ध्यान से कि क्या करता है कोशिका हमारे शरीर में। थोड़ा रिव्यू थोड़ा बताएंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसका जो चैप्टर जो सेल चैप्टर है उसमें बताएंगे। अब देखिए कोशिका करता क्या चीज़ है, शुरू में थोड़ा माइंड में रखिएगा, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए ये जो हम लोग में जो होता है, नर जो होता है यानी मेल जो होता है, ठीक है, और मादा, ठीक है। नर से जो होता है शुक्राणु निकलता है, नर से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है यानी स्पर्म निकलता है, ठीक है। अब मादा से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है, ठीक है, यानी ओवम। क्या निकलता है, ओवम। ये दोनों क्या करता है, निषेचन करता है। क्या करता है, निषेचन करता है। निषेचन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिका का निर्माण करता है। उस कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जायगोट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। एक और बात रखिएगा याद, हर हमेशा बायो में हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना है। हाँ किसका हिंदी इंग्लिश दोनों याद करना है वो चीज़ हम लिखाते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सबका भी उतना भी जरूरी नहीं, लेकिन हाँ जिसका इसका जरूरी है वो चीज़ हम दिखाते जाएंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, एक क्या हुआ, नर में क्या होता है शुक्राणु, और मादा में क्या पाया था आपका, अंडाणु पाया था। ये दोनों निषेचन किया यानी फर्टिलाइजेशन किया, और उसके बाद क्या बनाया, एक सिंगल एक कोशिका बनाया। एक नॉर्मल सा एक चीज़, अभी आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो कोशिका के बारे में जान लीजिए। एक गोल जैसा लगभग संरचना होता है, बस शेप का, एक गोल शेप का होता है, बस ये इसी को कोशिका मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक कोशिका हम लोग का जो निर्माण हुआ है, आपका भी निर्माण हुआ है, किसी का भी जो निर्माण हुआ है, स्टार्टिंग में क्या बना था, यही बना था, जायगोट बना था, स्टार्टिंग में यही बना था। यह कोशिका क्या करता है, विभाजित होता है, खुद को विभाजित करता है। ये एक था तो ये खुद को दो भाग में बट गया, एक से दो में बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यह एक था, यह एक क्या हो जाएगा, यह दो में विभाजित हो गया। एक क्या हो गया, यह दो में विभाजित हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दो में विभाजित हुआ, इसमें से ये भी जो होता है, अब दो में विभाजित, ये भी दो में विभाजित हो जाएगा, ये भी दो में विभाजित हो गया। अब ये जो था ये भी दो में, और ये जो था ये भी दो में, ये जो था ये भी दो में, ये भी दो में। उसके बाद ये जितना सब है सब दो दो में विभाजित होगा। एक तरह समझिए सिंगल से ऐसे होते 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 हम लोग का पूरा बॉडी का निर्माण हुआ। हम लोग के बॉडी में समझ लीजिए
करोड़ों कोशिका है, अरबों कोशिका हम लोग के बॉडी में। सोच सकते हैं कितना था, पहले एक था, एक से होते होते पूरा शरीर। आप शरीर का कोई भी पार्ट टच कर लीजिए, आप कोशिका को टच कीजिएगा, यहाँ भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, पैरों में भी कोशिका है, हाथ में भी कोशिका है, आपका एक तरह से कान में भी कोशिका है। शरीर का जितना भी अंग है सब कोशिका से मिलकर बना होता है। हाँ, यह कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के कोशिका का कार्य अलग अलग है। अब जैसे कैसे कह सकते हैं, जैसे देखिए कि आप लोगों का जो मस्तिष्क का जो कोशिका आता है उसमें क्या पाया जाता है, कौन कोशिका पाता है मस्तिष्क में, आपका न्यूरॉन कोशिका। सब कोशिका के बारे में बताएंगे, थोड़ा समझा रहे हैं। मस्तिष्क में पाया जाता है आपका न्यूरॉन कोशिका। उसका काम क्या है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का। जैसे क्या आता है, आपका पैर में काटा करता है, ठीक है, अब पैर में काटा लगा, आपका क्या होता है, आपका मस्तिष्क सूचना आता है, अरे पैर में काटा चुभा, पैर को तुरंत हटा लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पैर में चुभा काटा, आपको मस्तिष्क तक कैसे सूचना आया, ये कौन लेके आया, आपका वही तंत्रिका तंत्र ले आया। देखिए अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है। आपका किडनी में पाया जाता है एक नेफ्रॉन कोशिका, उस सब के बारे में बताएंगे, सब याद हो जाएगा। अभी सिर्फ समझिए कि हाँ एक नेफ्रॉन कोशिका पाया जाता है। वो क्या करता है कि शरीर में जितना भी गंदगी होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ गंदगी जो बच जाता है शरीर में, वो क्या करता है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी गलत चीज़ क्या करेगा, नुकसान ही पहुंचाएगा ना। चाहे समाज में भी जो गलत चीज़ होता है वो भी क्या करता है, शरीर समाज के लिए नुकसान पहुँचाता है। यदि उसको एक तरह से समाज से निकाल दिया जाए तो एक तरह से क्या होगा, समाज सुरक्षित रह पाता है, ठीक ना। समाज में देखिए बहुत ऐसा सब चीज़ है जो कि समाज के लिए नुकसानदेह है। बहुत एक तरह से प्रथा जो होता है, जो पहले एक ज़माने से चला आ रहा है, वो क्या होता है समाज के लिए बहुत सारा खराब है, और जिसको बहुत तरह से नष्ट भी किया गया है, बहुत प्रथा को खत्म भी किया गया। लेकिन अभी भी जो है सबसे समाज के लिए सबसे बुरा प्रथा जो है, ये जातिगत प्रथा जो है, ये सबसे बुरा प्रथा। और एक तरह से जो धार्मिक, ये दो चीज़ यदि समाज से हट जाता है, या जातिगत और सामाजिक, ये दो चीज़ हट जाता है तो बस एक ही प्रथा चलेगा। इंसान जो इंसान होगा वह इंसान से मतलब रखेगा, जो गलत होगा वह गलत से मतलब रखेगा, ठीक है। बस ये दो ग्रुप बचेगा, ठीक है। गलत सही को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब इसका मतलब एक इंसान तो फ्री रूप से इंसान से जुड़ सकता है ना, ये प्रोसेस चल सकता है। हाँ मतलब समझिए ध्यान से। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें भी वही होता है, एक अलग अलग कोशिका अलग अलग काम कर सकता है, ठीक ना। अब देखिए वही नेफ्रॉन जो कोशिका था, वो क्या करता है, हमारे शरीर की गंदगियों को दूर करता है। शरीर से क्या करता है, गंदगी को दूर करता है। चाहे कहीं का भी गंदगी को शरीर में उत्पन्न हो, उसको क्या करेगा, दूर करेगा। और अलग अलग सब भी है, ठीक ना। कोशिका, सब कोशिका अलग अलग तरह से काम करता है। इसका मतलब हम लोग के शरीर में जब कोशिका नहीं होगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ ना कर पाएंगे। हम लोग तो लीवर में जो पाया जाता है कोशिका, वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो गंदगी होता है उसको एकदम मारने का काम करता है। आपका जो फेफड़े में जो कोशिका पाया जाता है, वो क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। हम लोग के जो रक्त में जो कोशिका पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया आएगा बाहर से, बैक्टीरिया क्या करता है, आपको बीमार करता है। कोई भी वायरस आएगा बाहर से, उसको मारने का काम करेगा। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिका है, वो अलग अलग कार्य कर रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं शरीर का निर्माण क्या होता है, कोशिका से। अगर देखिए हमारे शरीर में जब कोशिका नहीं है तो क्या होगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारे जिंदा मतलब मुख्य रूप से जीवों का मुख्य कार्य क्या तरह से क्या चीज़ है, कोशिका, ठीक है। आप बोलिएगा ये जो बोर्ड है ये तो निर्जीव है, ये किस चीज़ से बना होता है, ये बना होता है एटम से, यानी परमाणु से। निर्जीव बना होता है परमाणु से, और सजीव बना होता है कोशिका से, ठीक है। सेम प्रोसेस लगभग एक ही चीज़ होता है। वो क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, हम लोग क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग में क्या क्या चीज़ हो सकता है, हम लोग में क्या हो सकता है, श्वसन प्रक्रिया होता है। हम लोग में क्या होता है, जो जीव जो होता है, जीवों में क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया होता है, यानी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और क्या चीज़ होता है हम लोग में क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया भी करते हैं, ठीक ना। प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेकर के क्या आता है, दो को मिलकर के क्या हुआ, नर और मादा मिलकर के क्या बनाया, एक नए जीव का निर्माण किया ना। लेकिन यह निर्जीव में ऐसा होता है नहीं है। हम एक बोर्ड ये है, एक और बोर्ड को रख देंगे, ठीक है, एक तीसरा बोर्ड मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रजनन नहीं कर सकता है। ये एक है तो एक ही रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दो मिलकर के क्या एक नए का निर्माण कर सकते हैं। या कहीं ऐसा भी होता है कि एक ही से एक का निर्माण हो जाता है, कुछ ऐसा भी जन्म होता है, ठीक है। चलिए, यह हम जो जंतु जो होता है, तरह से जो जीव जो होता है, वो क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। चलिए, चौथा क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। जीव क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या होता है, बचपन में बहुत छोटे होते हैं, अब बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ, ठीक है। पौधा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा होता है।
हाथी भी क्या होता है, छोटा होता है, बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, तो जीवों में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पौधा क्या है, जीव है। देखिए सब गुण है ना। पौधा में भी क्या होता है, आपका कोशिका पाया जाता है, पौधा भी श्वसन करते हैं, पौधा भी प्रजनन करता है, आके पौधा भी वृद्धि करता है। जो जो ऐसा सब कुछ कर रहा है वो सब क्या है, एक तरह से जीव है। चलिए ठीक है, चलते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से संपादित करता है और सब बहुत सारा कार्य कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन विशेष के बारे में ज़्यादा भी जानना जरूरी नहीं उस चीज़ को लेकर के। लेकिन हाँ चलिए अब पढ़ते हैं। चलिए अब जीव के बारे में एक और चीज़ समझते हैं। जीवों को एक तरह से जो है ना वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीव को किस प्रकार से कौन बांटा है, क्या क्या चीज़ किया है, उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। देखिए ये जो जीव जो होता है, जीव एक तरह से समझ लीजिए कि दो प्रकार से बांटा गया। जीवों को दो प्रकार से, पहले जीव समझ गए क्या चीज़ होता है। जीव को जो होता है दो ग्रुप में बांटा। जीव को क्या किया, दो ग्रुप में बांटा। किस ग्रुप में, सबसे पहले जंतु ग्रुप में। क्या था, जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान जो होता है, समझिए ध्यान से, अच्छा छोड़िए हटाइए। जीव को किस ग्रुप में बांटा, दो ग्रुप में, एक जंतु में बांटा और एक क्या चीज़ में बांटा, पादप में बांटा। तो ये बांटने का कौन काम किया, जंतु मतलब क्या हो गया, एक तरह से एनिमल हो गया, ठीक है। और पादप मतलब क्या हो गया, प्लांट हो गया। ये दो ग्रुप में बांटने का काम कौन किया। देखिए बांटा किस लिए, बांटने का कारण क्या था कि समझिए, कोई भी चीज़ को आप अध्ययन करना चाहते हैं उसको दो भाग में बांट दीजिए तो आप उसको अध्ययन कर पाइएगा। मतलब एक बार इसमें अध्ययन कर लीजिए, एक बार इसका अध्ययन कर लीजिए। हम लोग क्या थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जो क्लास को वर्गीकृत किया गया था, क्यों किया गया था, योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, मानते हैं। लेकिन हाँ ये भी कंफर्म किया गया था कि इस क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा जाएगा, उस क्लास में उस चैप्टर को पढ़ा जाएगा, उस क्लास में उस चैप्टर को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के लिए क्या किया, अलग अलग ग्रुप बांट दिया ताकि एक तरह से क्या करे, उसमें एक बारीकी से उसका अध्ययन कर सके। उसी को देखते हुए एक कार्ल लिनियस साहब वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का क्या नाम था, कार्ल लिनियस साहब। इन्होंने क्या किया, ये जो जीव जो था इसको क्या किया, दो भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा, दो भाग में बांटा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। क्या पुस्तक लिखा था, पुस्तक का क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति। सिस्टमा मतलब कौन चीज, सिस्टमा मतलब क्या हुआ, नियम। नेचर मतलब क्या हुआ, प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकृति का नियम। इन्होंने बुक लिखा, उस बुक में क्या किया, यही दो भाग में बांटा। यह पहला बार था कोई जो कि जीव को बांटा था। पहली बार किस आधार पे यह बांटा था कि जो चल फिर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर रहा था, उसको रख दिया या जंतु में, एनिमल में, ठीक है। और जो चल फिर नहीं रहा था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर पा रहा था, उसको वो रख दिया प्लांट में, ठीक है। दो ग्रुप में बांटा, पहली बार कोई बांटा था, ठीक ना, ग्रुप में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, बांटना। इसलिए जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्ल लिनियस सबको वर्गीकी का पिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्गीकी का पिता कहते हैं, ठीक है। वर्गीकी का पिता। अब वर्गीकी का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, टेक्सोनोमी। यानी इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो बंटवारा हुआ है, किस आधार पे बंटवारा हुआ, जिसे किस आधार पे बंटवारा हुआ था। ये जो स्थान परिवर्तन कर रहा था उसको जंतु रखा, जो स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा था उसको पादप रखा। मतलब कि पौधा एक जगह है, वो दूसरे जगह चल जाता, अपने मन से नहीं चल पाता। हम लोग यहाँ हैं, देखिए हम यहाँ चल फिर करके यहाँ चले आए, ठीक है। अब पौधा को वहाँ उधर लगा देंगे तो वो इधर चला आएगा, नहीं आएगा। मतलब इसी के बारे में अध्ययन करना, यानी वर्गीकी के बारे में अध्ययन करना। वर्गीकी का जो अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेक्सोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, टेक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये तो एक काम करके चला गया कि जीव को दो भाग में बांट दिया, एक जंतु के रूप में और एक पादप के रूप में बांट के चला गया, ठीक है। लेकिन और सब तो विज्ञान, देखिए विज्ञान में खोज होते रहा है, नया नया वैज्ञानिक आते रहा, वो अपना काम करते रहा। अब जैसे देखिए दो पार्ट में मिला, अब जो और जो वैज्ञानिक आया, कौन कौन वैज्ञानिक आया, एक वैज्ञानिक आया अरस्तु साहब, एक वैज्ञानिक आया थियोफ्रिस्टस साहब। अरस्तु साहब आए, उन्होंने क्या देखा कि एक जंतु के बारे में बता के गया कार्ल लिनियस साहब ने। इन्होंने जंतु के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया। इन्होंने जंतु के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया। अब किसी के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, जंतु विज्ञान। जिसके बारे में अध्ययन करना विशेष रूप से, उसका विज्ञान कहलाएगा। यानी जंतु के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, जंतु विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, जंतु विज्ञान कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जूलॉजी।
आइए पादप के बारे में विशेष अध्ययन क्या कहलाएगा? पादप विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, यानी इसको कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं वो? बोटनी। अब ये अध्ययन क्या किया? अध्ययन यह किया कि जंतु के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करके उन्होंने एक पुस्तक लिखा। ये भी एक पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जंतु का इतिहास। इसका मतलब क्या हो गया? जंतु का इतिहास। जंतु का इतिहास। इसमें वो क्या किए कि लगभग जितना जंतु जो होता है ना, उसके नज़र में जो जो सब जंतु आया, जिस जिस प्रकार का आया, बाद में किसी भी आधार पर, या तो किसी में होता 2 पैर होता, किसी में 4 पैर होता, किसी में 6 पैर होता, इस आधार पे हो, या कोई जल में रहने वाला है, कोई स्थल में रहना, या कोई दोनों जगह पे रहने वाला, इस आधार पे हो। एक तरह से इसी के आधार पे वो एक तरह से खोज के लगभग 500 प्रकार के जंतु का वर्णन किया। कितना प्रकार का? 500 प्रकार के जंतु का अध्ययन किया या वर्णन किया। ठीक ना? अध्ययन करके ये जो बुक इसका था, जंतु का इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमिलियम में उन्होंने इसका वर्णन किया। पहली बार कोई था जो कि जंतु के बारे में विशेष रूप से बताया था। देखिए, जो पहली बार किसी चीज़ के बारे में यदि विशेष रूप से बताने का काम करता है विज्ञान में, उसी को उसका पिता मान लिया जाता है। अब जंतु के बारे में पहली बार कोई विशेष रूप से बताने का काम किया था, इसीलिए अरस्तु को क्या कहा गया कि जंतु विज्ञान का पिता कहा गया। अरस्तु को क्या कहा गया? जंतु विज्ञान का पिता कहा गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा गया। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा गया? जंतु विज्ञान का पिता कहा गया। जब जैसे ही देखा कि इस प्रकार से ये खोज किया है, तो अब एक पार्ट तो हो गया। ठीक है, अब एक और पार्ट बचा हुआ था, पादप। अब समझिए एकदम से, यानी पादप विज्ञान। अब देखिए, इसमें भी एक और वैज्ञानिक आए। कौन वैज्ञानिक आए? थियोफ्रेस्टस साहब। कौन आए? थियोफ्रेस्टस साहब। थियोफ्रेस्टस साहब थियोफ्रेस्टस साहब अब ये क्या किए? ये पादप के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना शुरू किए। अब विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करके इन्होंने भी एक बुक लिखा। जो बुक लिखे थे, इनका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम, यानी एनिमल के बारे में व्याख्या किया था, तो हिस्टोरिया एनिमिलियम लिखा। ये प्लांट के बारे में व्याख्या किया था, इसलिए इन्होंने अपना पुस्तक का नाम क्या रखा? हिस्टोरिया प्लांटिरम। हिस्टोरिया प्लांटिरम। इसका मतलब ये क्या था कि जंतु का इतिहास, तो ये क्या था? पादप का इतिहास। ये क्या था? पादप का इतिहास। ये क्या था आपका? पादप का इतिहास। ये हो गया जंतु का इतिहास, और ये क्या हो गया? पादप के इतिहास, यानी पौधे के इतिहास के बारे में वर्णन किया। और जब ये 500 प्रकार के जंतु का वर्णन किया इस बुक में, तो ये भी क्या किया? लगभग 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया। पौधे का वर्णन किया। ठीक है, और जब इतना सब ये काम किया तो इसको जंतु विज्ञान का पिता कहा गया अरस्तु साहब को, तब सेम वही काम ये भी किया, तो इसको भी क्या कहा गया? पादप विज्ञान का पिता, यानी पादप विज्ञान का पिता। किसको कहा गया? थियोफ्रेस्टस साहब को। थियोफ्रेस्टस साहब को कहा गया। ठीक है, अभी तक वैसे जीवों का जो है ना वर्णन हो चुका है, जो क्या कर रहा था? एक स्थान परिवर्तन कर रहा था, एक स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा था। जो स्थान परिवर्तन कर रहा था उसको क्या बोले हम? जंतु बोले, एनिमल बोले। ठीक है, और जो एक तरह से जो स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा था उसको क्या बोले हम? पादप बोले, यानी पौधा बोले। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए। ठीक ना, एक और वैज्ञानिक आया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक छोटा ऐसा सब जीव का वो खोज किया, मतलब खुद का वो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया। सूक्ष्मदर्शी बनाने के बाद वो ऐसे जीव का खोज किया जो कि हम आंख से नहीं देख पा रहे थे। अभी तक उसी का बंटवारा हुआ था जो कि आंख से दिख रहा था। जंतु भी हमको आंख से दिख रहा था, पौधा भी हमको आंख से दिख रहा था,
लेकिन वहीं पे आए कौन, एक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब। क्या नाम था उनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी मैंने स्वयं का बनाया हुआ, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से वो क्या किए कि जो तालाब जो होता है, तालाब के पानी में, ठीक ना, जो तालाब का पानी ला करके उसमें जब उन्होंने देखा तो उसमें उसको पता चला कि एक छोटा छोटा सा जीव है जो कि क्या कर रहा है, अपने जगह पे थोड़ा थोड़ा हरकत कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि एक सूक्ष्म जीव भी होता है। क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है जो क्या होता है कि हम उसको नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, लेकिन वो भी क्या है, एक जीव है, वह भी क्या एक जीव है। बाद में पता चला, जिस जीव के बारे में उन्होंने खोजा था, ठीक ना, बाद में पता चला कि वह जीव जो था वह कौन सा जीव था, वह एक प्रकार का क्या था, जीवाणु था। क्या था, एक जीवाणु था, यानी क्या था, बैक्टीरिया था। क्या था, बैक्टीरिया था, ठीक है। तो इसलिए कहा था बैक्टीरिया का खोज कौन किया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने। यह पहला एक तरह से सूक्ष्म जीव है जिसको खोजा गया था। अब जो पहली बार सूक्ष्मजीव को खोजा गया था, उससे पहले सूक्ष्मजीव के बारे में किसी को नहीं पता था, तो इसीलिए इसके बारे में अध्ययन, यानी सूक्ष्मजीव के बारे में अध्ययन क्या कहलाया, सूक्ष्मजीव विज्ञान। क्या कहलाया, सूक्ष्मजीव विज्ञान। क्या कहलाया, सूक्ष्मजीव विज्ञान। यानी सूक्ष्मजीव विज्ञान, इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी। क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब बताइए इसके बारे में बताया कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने बताया, ठीक है। इसीलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसको कहेंगे भाई, जो बताएगा उसके बारे में पहली बार उसी को न कहेंगे। किसको कहेंगे हम, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब को। इसका जो पिता जो है किसको कहेंगे हम, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब को, ठीक है। चलिए अभी तक में जो है हम लोग को क्या क्या चीज़ का खोज हुआ है, क्या कौन कौन सा विज्ञान हम लोग के सामने आया है। बायोलॉजी में देखिए पहला क्या हो गया, देखिए जीव विज्ञान में क्या क्या चीज़ हम लोग के निकट आया। अभी एक आया जंतु विज्ञान, एक आया जंतु विज्ञान जिसका जनक कौन है, अरस्तु साहब, जिसका जनक कौन है, अरस्तु साहब, ठीक है। दूसरा आया आपका पादप विज्ञान, ठीक है, ठीक है, जिसका जनक कौन है, आपका हो जाएगा सॉरी बॉटनी, जिसका जनक है थियोफ्रास्टस साहब, ठीक है। और तीसरा आपका कौन आया, आगे आपका सूक्ष्मजीव विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। इसके जनक कौन हो गए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब, ठीक है। हमको यही तीनों को बारी बारी से पढ़ना है, यही तीनों को बारी बारी से पढ़ना। ये तीनों यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लीजिए बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम अब जो चलेंगे, देखिए बारी बारी से करने मतलब से जो भी होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होते जाना चाहिए। जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट में लिखिए कि हाँ हमको यह पॉइंट समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं देना है। देखिए स्टूडेंट वही होता है जो कि उसके अंदर जो भी सवाल उपजे उसको पूछिए। अगर आपके अंदर वो क्षमता आ गया, समझ लीजिए आज आप हो सकता है कमजोर, लेकिन 2 से 3 महीने में आप कमजोर नहीं रहिएगा। अगर आपके पास वो क्षमता है कि पूछने का क्षमता, कोई तेज नहीं होता, याद रखिएगा। जो मेहनत करता है उस क्षेत्र में वही आगे होता है। हम लोग घर में, हम लोग यहाँ खाना नहीं बनाते हैं, ठीक ना। हमारे घर में बहन लोग क्या करते हैं, खाना बनाती है। यदि हम कितना भी पढ़ने में तेज है तो उसके ऐसा खाना नहीं बना पाएंगे। कारण क्या होता है, वो उसका रोज का है, वो उसका उस पर उसके प्रति लगनशीलता, उसका मेहनत है और कंटिन्यूटी है उसका, जिसके कारण वो कर पाती है। हम लोग बहुत मैथ में तेज हैं, फिजिक्स में तेज हैं, केमिस्ट्री में तेज है, कितनों रासायनिक अभिक्रिया टंच किए हुए हैं, वो खाना बनाने जाएंगे तो हम लोग से नहीं बनेगा सही से, जितना उससे बनेगा। एक रिवीजन भी एक चीज़ होता है, उस पर भी काम चलता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, जंतु विज्ञान से। क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जंतु विज्ञान से। चलिए देखते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी।
देखिए जंतु विज्ञान इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि जंतु विज्ञान में जो होता है ना कि बहुत ऐसा सब कॉन्सेप्ट यदि जंतु विज्ञान का आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको पादप विज्ञान में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और सूक्ष्म जीव विज्ञान में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए जंतु विज्ञान को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करने की कोशिश कर रहे हैं जंतु विज्ञान। चलिए जंतु विज्ञान में हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे क्या चीज़ पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसका मतलब क्या होगा, मानव शरीर का जो है ना, शरीर का जो तंत्र है, मानव शरीर का जो अंग है वह किस प्रकार से काम करता है, किस प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्य कर रहा है। इसका मतलब यही हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे कि हम लोग को एक तरह से जो सुई से चुभता है तो वह किस प्रकार के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक वो सूचनाएं पहुंचती है। हम जो भोजन खाते हैं वह किस प्रकार से वो पच जाता है, कौन पचाने का काम करता है। हम जो श्वास लेते हैं तो वह श्वास कहाँ तक जाती है, एक तरह से यहाँ से ढक ढक का जो आवाज़ आते रहता है ये क्यों होते रहता है, ठीक है। हम यहाँ से ब्लड यहाँ से काटते हैं, इससे ब्लडिंग यहाँ से क्यों हो जाता है, यहाँ से क्यों नहीं होता है, यही सब चीज़ में इसमें समझेंगे हम, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या होता है, हम लोग मलमूत्र क्यों त्याग करते हैं, क्या कारण है जो कि हम लोग मलमूत्र त्याग करेंगे, और वह मलमूत्र त्याग कराने वाला अंग कौन सा है, ठीक ना। या ऐसा स्थिति आता क्यों है, हम लोग प्रजनन क्यों करते हैं, प्रजनन करने की जो कहा कौन कौन सा अंग है जो कि प्रजनन करवाता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग के बारे में हम जानने का हम कोशिश करते हैं, पूरे बॉडी के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी मानव के शरीर के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। पहले हम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म कर लेते हैं। इसमें से किसमें, जंतु विज्ञान जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी ही एक तरह समझ लीजिए आपका लगभग 80% है, मात्र 20% है उधर जो बचा है। बचा है क्या चीज़ उधर हो जाएगा आपका, अनुवांशिकी हो जाएगा, थोड़ा अलग बढ़ते हैं, या तो जंतु का वर्गीकरण हो गया, ये सब होगा। बस 1-2 चैप्टर अलग है, इससे ज़्यादा इससे कोई चैप्टर अलग नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या खत्म करेंगे हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसका मतलब हो गया मानव शरीर के तंत्र। तंत्र मतलब होता है अंगों का समूह। तंत्र मतलब क्या होता है, अंगों का समूह। अंग मतलब क्या हो गया, हम लोग का मस्तिष्क क्या है, अंग है, लीवर क्या है, अंग है, किडनी क्या है, अंग है, फेफड़ा क्या है, अंग है, हृदय क्या है, अंग है, ये सब क्या है, अंग है। अंगों का समूह होता है मानव शरीर में, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, पहला चैप्टर कौन सा होगा आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाएगा आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया, ये पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका मतलब क्या हो गया, या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मतलब क्या होता है, जो भी भोजन हम जो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, वह कहाँ जाता है, किस प्रकार से पचता है, कौन पचाने का काम करता है। बस ये हो गया आपका पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका मतलब हो गया, अच्छा इसमें सिस्टम छूट गया, यहाँ जगह सिस्टम हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका मतलब क्या हो गया आपका, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो श्वास जो लेते हैं, श्वास लेने के बाद, ठीक ना, वह जो गैस जो होता है वह कहाँ जाता है, या श्वास लेने से हमको क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या चीज़ में, श्वसन तंत्र में। तीसरा आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरह सर्कुलेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से हमारे बॉडी में दूसरे स्थान तक जाने का काम क्या करता है आपका, एक तरह से रक्त करता है। क्या करता है, रक्त करता है। और रक्त क्यों जाता है, रक्त क्यों जाता है, क्या लेकर के जाता है, ठीक ना, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में। रक्त क्या है, रक्त को पंप करने का काम कौन करता है, रक्त को धकेलने का काम करता है कौन, रक्त को खींचने का काम कौन करता है, इस चीज़ के बारे में हम जानने का हम कोशिश करेंगे। किसमें हम करेंगे यह चीज़, रक्त एक तरह से परिसंचरण तंत्र में। ऐसा नहीं कि रक्त ही लसिका को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है, इस चीज़ को भी हम अध्ययन करेंगे इसमें, परिसंचरण तंत्र में। अब चौथा आपका चैप्टर हो गया एक्जेस्ट्री सिस्टम, ठीक है। क्या हो गया, एक्जेस्ट्री सिस्टम। एक्जेस्ट्री सिस्टम मतलब क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र। क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र। देखिए उत्सर्जन तंत्र में समझिएगा ध्यान से क्या होता है कि जो भी एक तरह से हम भोजन ग्रहण किए, जो श्वसन किए, भोजन किए, या शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उसके फलस्वरूप एक अच्छा चीज़ बनता है, एक खराब चीज़ बनता है। जो अच्छा चीज़ बनता है हम लोग का शरीर अवशोषित कर लेता है, जो खराब चीज़ बनता है उसको शरीर क्या करता है, वो बाहर धकेल देता है, यानी शरीर से बाहर निकाल देता है। उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं,
ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे देखिए क्या होता है, जो मल क्या है, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन होने वाले अंग से निकलने वाला पदार्थ है वो उत्सर्जी पदार्थ। मूत्र क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो सबको क्या करता है, हम लोग का जो उत्सर्जन अंग जो होता है वो बाहर निकालने का काम करता है, पसीना हो गया, आंसू हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं क्या चीज़ हो गया। आपका पांचवा हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा आपका, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब शरीर के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये कौन करता है, ठीक ना, वो कौन करता है, आपका तंत्रिका तंत्र करता है। छठा हो गया आपका इंडोक्राइन सिस्टम। क्या हो जाएगा, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम यानी एक तरह से क्या होगा, चलिए ये हो जाएगा आपका इंडोक्राइन सिस्टम। अंतः स्रावी ग्रंथि। क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग इसमें, अंतःस्रावी तंत्र बोलिए भी तत्काल, या ग्रंथि बोलिए, अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, सातवां हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र में क्या कर पड़ते हैं कि शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। पीरियड्स जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। आपके एक तरह से रक्त में ग्लूकोज बढ़ गया, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। एक तरह से क्या होता है, किसी महिला के प्रति एक जो आकर्षण जो होता है उसको एग्रेसिव करने वाला जो हार्मोन होता है उसको एक तरह से निर्माण करने का काम करता है। शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपका यह अंतःस्रावी तंत्र करता है। ठीक है, चलिए स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब क्या हो गया, एक तरह से यह कंकाल तंत्र हो गया। हमने हड्डी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे, जिससे हमको कंकाल तंत्र हो गया। यही क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर को एक शेप देने का काम करता है। इस तरह जो खड़ा है कंकाल तंत्र के कारण ये खड़े हैं। यदि कंकाल तंत्र नहीं रहेगा तो नीचे एक तरह से बैठ जाएंगे, खड़ा हो ही नहीं पाएंगे। कंकाल तंत्र क्या करता है, आपके बॉडी को आकार देने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो होगा, अगला हम पढ़ेंगे, चलिए आपका जो आठवां हो जाएगा, देखिए हाँ, मैस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, मैस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, मैस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया, मांसपेशी तंत्र। क्या पढ़ेंगे लोग, मांसपेशी तंत्र। क्या पढ़ेंगे लोग, मांसपेशी तंत्र। चलिए कौन कौन सा हो गया आपका, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, और क्या हो गया, यह मांसपेशी तंत्र हो गया। मुख्य रूप से इसका हाँ एक और बच गया आपका प्रजनन तंत्र हुआ नहीं, हाँ एक बच गया आपका, क्या चीज, नौवां क्या होगा, प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र मतलब कि एक तरह से जो बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें कौन कौन सा अंग भाग लेता है, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है प्रजनन की, उसके बारे में समझेंगे। पहले मुख्यतः यह 9 चैप्टर जो होता है इसको यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप संपूर्ण बायो का लगभग 70% कवर कर लिए। ये संपूर्ण बायो का 70%, और मुख्य रूप से यही सब चैप्टर है जो कि आपको समझने का है, और सब जो चैप्टर जो आपको एक तरह से समझना कम याद करना ज़्यादा पड़ता है। बॉटनी का तो मैक्सिमम चैप्टर है, समझना कम याद करना ज़्यादा, ठीक ना। और इसमें भी कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें समझना कम याद करना ज़्यादा होता है। हाँ, अगर यदि इस पॉइंट को, इस 9 को आप समझ लेते हैं, समझ लीजिए बायोलॉजी आपका 70% क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, आज इतना क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। अब कल जो है आपका चलेगा जो पाचन तंत्र जो है, कल से आपका पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से स्टार्ट हम कर देंगे। और हर हमेशा बायोलॉजी में सोचिएगा हम अपने शरीर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा जल्दी से खत्म करना है ये चैप्टर, अब वो चैप्टर जाना है, वो चैप्टर खत्म करके वो चैप्टर जाना है। ये क्रॉस वाला जो मैटर होता है ना, इसको खत्म करके उसको खत्म करना है, पता चलेगा नहीं ये खत्म हुआ नहीं वो खत्म हुआ। संपूर्ण रूप से इस चीज़ को खत्म कीजिए, इस चैप्टर को, उसके बाद अगला चैप्टर को खत्म कीजिए। इससे क्या होगा, जब संपूर्ण रूप से खत्म कर लीजिएगा तो आप फिर भूलिएगा नहीं, पता चलेगा 5 साल से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब जो भी देखिए 6-7 साल से जो कंपटीशन तैयारी करता है वो तो सब सब्जेक्ट पढ़ चुका होता है, लेकिन क्यों नहीं माइंड में रहता है, यही हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी से खत्म करना, जल्दी खत्म करना है। ये जल्दीबाजी को छोड़िए, अगर जल्दीबाजी आप करते हैं तो एक तरह समझ लीजिए आपको चैप्टर सही रूप से कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
इसलिए आराम आराम से उस चैप्टर को कंप्लीट करते जाइए। समय खुद को दीजिएगा तो ही आपका समय बचेगा, नहीं तो बार बार एक ही चीज़ में समय दीजिएगा तो वो भी समय का बर्बादी है। इसलिए एक बार दीजिए, सही से दीजिए और अच्छा से याद कीजिए। थैंक यू। चलिए।